हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से आप समूचे को पढ़ रहे होंगे। देखो, समूचे में लास्ट अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 1.5 और उसके हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है हालांकि आप लोगों ने चेक किए होंगे, आगे के क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। समूचे का जो पूरक है वो अपना टॉपिक चल रहा था। पूरक कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी समूचे का, चाहे किसी भी टाइप का समुच्चय आपके पास दे रखा हो, उसका अगर पूरक प्राप्त करना है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा लिया जाता है, तो आपको समुच्चय क्या प्राप्त हो जाता है? पूरक प्राप्त हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके वेन आरेख भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। आपके पास जो u है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चलिए, अब आपको अगर u प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है तो इसको आप चाहो तो a समुच्चय बना दो। a कह रहा है अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या। अगर आप इसका डैश निकालना चाहते हो तो ऐसा निकालोगे क्या? u में से a घटा के, ऐसे ही करेंगे। आप यूं सोचिए, अगर ये आपका समुच्चय a है, आपने प्राकृत संख्याओं में से किसको घटा दिया? सम प्राकृत संख्याओं। पीछे कौन सी बचे? विषम प्राकृत संख्या। तो इसका जवाब देना, इसका जवाब क्या दोगे कि अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या जो दे रखा है ना, उसको अगर आप u में से घटाते हो तो पीछे क्या बचेगा? अगर आपने सम प्राकृत संख्या u में से घटा दी तो पीछे कौन सी प्राकृत संख्या बचेगी? विषम प्राकृत संख्या। अगला है कि अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक प्राकृत विषम संख्या है। अब विषम संख्या अगर आप घटाओगे तो पीछे क्या बचेगी? सम संख्या। इसका जवाब क्या दोगे? अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या। अगर आप u में से विषम प्राकृत संख्याओं को हटाते हो तो पीछे सम प्राकृत संख्या बचेगी। सम को घटाओगे तो विषम बचेगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं किससे मिलकर बनी हुई होती है? सम संख्याओं और विषम संख्याओं से मिलकर बनी। अगला कह रहा है कि अक्ष इस प्रकार है, अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप u में से संख्या 3 का धन गुणज हटा दोगे तो अक्ष क्या होगा? अक्ष एक, अक्ष जो पीछे जो भी संख्याएं बची, अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। ये नॉर्मल सा काम। उसने कहा कि अक्ष संख्या 3 का एक धन गुणज है। अगर मैंने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से संख्या 3 का एक धन गुणज है वो संख्याएं हटा दी तो पीछे कौन सी संख्याएं बचेगी? संख्या 3 का तो धन गुणज नहीं होगी, वही संख्याएं बचेगी। नहीं शब्द का उपयोग करेंगे और इसके अंदर एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लिखना है। अगला कह रहा है अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक अभाज्य संख्या है। अगर मैंने प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा दी तो पीछे कौन सी बची? भाज्य संख्याएं। लेकिन एक ध्यान रखें, बात साथ में ऐसे लिखना, अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक भाज्य संख्या है। आपने अभाज्य घटा दी ना u में से, इस समुच्चय का पूरक निकालने का मतलब है आपने अभाज्य संख्या माइनस की है। तो प्राकृत संख्याओं में से अगर अभाज्य संख्या माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगी? भाज्य। लेकिन एक भी हो सकता है, क्योंकि एक ने तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में। आप अभाज्य जब माइनस करोगे तो एक तो बचा हुआ रहेगा, तो एक को भी लिखना पड़ेगा। अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक भाज्य संख्या है या अक्ष बराबर 1 है। या तो कोई भाज्य संख्या बचेगी या अक्ष समान 1 बचेगा। एक क्यों बचेगा? क्योंकि एक ने तो भाज्य में आता है न अभाज्य में आता है, तो वहां पर अक्ष बराबर 1 भी आपका उत्तर हो सकता है। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो, ये कह रहा है कि अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर u में से इसको घटा दूं मैं तो पीछे क्या बचेगा? अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मैं पूरक लिख रहा हूं। पूरक लिखने का तात्पर्य समझते हैं आप
कि सार्वत्रिक समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर आप प्राकृत संख्याओं में से कौन सी संख्या माइनस कर दोगे, वो संख्या माइनस कर दोगे जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पीछे कौन सी संख्या बचेगी, वही संख्या बचेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अक्स इस प्रकार होगा, अक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला कह रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या है, ये भी एकदम नॉर्मल है। अगर आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से उन संख्याओं को माइनस करते हैं जो एक पूर्ण घन संख्या है, तो अक्स क्या होगा, अक्स एक, पीछे जो बचेगा वो ये बचेगा, अक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि आपने जितने भी पूर्ण घन संख्याएं थी वो प्राकृत संख्याओं में से माइनस कर दी, तो पीछे वही संख्याएं बचेगी जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप जानते हैं अक्स बराबर 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3। तो प्राकृत संख्याओं में से 3 को घटा दो, तो यहां पर क्या लिखोगे, अक्स इस प्रकार है, अक्स एक प्राकृत संख्या है, अक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में कौन नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन अक्स 3 के बराबर नहीं है, फिर आपने 3 को हटा दिया है। अगर आप इसको रोस्टर विधि में लाओगे इसका उत्तर 3 आएगा, और फिर आप नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में से अगर आप 3 को हटाते हो तो लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे होगा कि अक्स इस प्रकार होगा, अक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अक्स का मान क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सार्वत्रिक समुच्चय जो था वो था प्राकृत संख्याओं का, उसमें से आपने किसको गायब कर दिया, 3 को। तो पीछे 3 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर बचे हुए वही लिखेंगे, तो 3 को छोड़ के नेचुरल नंबर बचेगी वो आपको यहाँ पर लिखेंगे। इसमें चेक करो आप, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अक्स बराबर, इस 5 को इधर ले लो 4, अक्स का मान यहां से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 2। क्या लिखोगे, प्राकृत संख्याओं में से आपने 2 को हटा दिया, तो पीछे क्या बचा, अक्स इस प्रकार है, अक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अक्स का मान क्या नहीं हो सकता, अक्स का मान आप 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 को आपने माइनस कर दिया। एकदम सिंपल काम हो रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। आपने क्या माइनस करना है, अक्स का मान 7 के बराबर, 7 से बड़ा, अक्स का मान 7 से बड़ा और 7 के बराबर। अगर मैंने नेचुरल नंबर में से प्राकृत संख्याएं जो है ये तो चल रही है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया किसको, 7, 8 से लगाकर अनंत तक, तो पीछे 1 से लगाकर 6 तक बचेगा कि नहीं बचेगा। लिखने का तरीका क्या होगा कि अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है, अक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अक्स का जो मान है ना, वो मान कितना है भाई, 7 से छोटा है, क्योंकि 7 के बराबर 7 से बड़ी वाली तो माइनस कर दी, 7 से छोटी जो भी प्राकृत संख्याएं होगी, मतलब इसका उत्तर है कि रोस्टर में दें तो 1 से 6 तक आएगी, नहीं है तो 1 से 6 तक लिखने का तरीका क्या होगा कि अक्स का मान 7 से क्या आएगा, कम आएगा, 7 से क्या आएगा, कम, 7 से कम का मतलब 1 से क्या होगा, 6 तक। चलिए इसमें बात करते हैं, अक्स इस प्रकार है कि अक्स बिलोंग्स टू 1 प्राकृत संख्या, ठीक है, इसको सोल्व करो कितना आएगा, 1 उधर भेजो 9, 2 अक्स बराबर 9, अक्स का मान आएगा, बीच में ग्रेटर देन का चिन्ह है, 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5, 4.5 से बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो आपने सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दी। सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो प्राकृत संख्याओं की है। यूं सोचिए आप कि इसमें आपने कितनी घटाई थी, 7 और 7 से बड़ी, 9/2 से बड़ी, 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, 4.5 से जो बड़ी प्राकृत संख्या पहली आएगी वो 5 आएगी, तो आपने 5 से लगाकर अनंत तक तो गायब कर दी, फिर कितनी बची, 1 से लगाकर 4 तक। तो आप कैसे जवाब देंगे कि अक्स इस प्रकार है, अक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो अक्स है, लेकिन अक्स का मान कहां से कहां तक होगा, प्राकृत संख्या है, लेकिन जो अक्स का मान होगा, अक्स जो है वो लेस देन है किससे, 9/2 से, 9/2 से जो छोटी प्राकृत संख्या है, क्योंकि 9/2 से बड़ी आपने माइनस कर दी, तो पीछे 9/2 से छोटी, 9/2 से छोटी जो प्राकृत संख्या वो कौन सी होती है, 1, 2, 3 और 4, 5 के बाद वाली माइनस हो गई। इन दोनों को लिखने का थोड़ा ध्यान देना,
कि इसमें आपने 7 के बराबर 7 से बड़ी संख्या माइनस की है। इसमें आपने क्या किया, 9/2 से जो बड़ी प्राकृत संख्याएं थी वो सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दी है, तो पीछे इसका पूरक क्या बचेगा, 9/2 से जो छोटी प्राकृत संख्या होगी वही बचेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ है तो आप देख सकते हैं। शायद इसके अंदर इतने ही पार्ट थे। हाँ, इसमें आप ध्यान से देख लें, कोई दिक्कत नहीं। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखने का प्रयास करें। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो आपका अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो प्रयत्न करें उसका जवाब देना सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपके पास में क्वेश्चन है वो अगर आपके पास में रोस्टर विधि का है तो उसको वापस जवाब देने में जो प्रयत्न करना है वो भी किसका करना है, रोस्टर विधि का। शायद ही कोई समस्या हो इसमें, और देख ले किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो इसमें। चलिए अगला आपके पास में दे रखा है कि एक सार्वत्रिक समुच्चय U है 1 से 9 तक, A है B है, तो सत्यापित कीजिए ये बराबर होते हैं। अच्छा यहाँ बराबर का चिन्ह है, ध्यान देंगे आप, ये बराबर का चिन्ह याद करो, ये मैंने लिखवाया था आपको, डी मॉर्गन नियम है, डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन का नियम है। तो डी मॉर्गन का नियम प्रूव करना है आपको कि A यूनियन B का डैश बराबर इसके होता है और इसका डैश इसके बराबर होता है। बड़े आराम से कर सकते हैं, एक मैं करवाता हूं, एक आप कीजिएगा। यहां मेरे को चाहिए पहले A यूनियन B, तो आप पहले A यूनियन B बता दो कितना होगा। A कितना आपके पास में 2 4 6 8 और B कितना है 2 3 5 7, तो एक तो 2 आएगा उत्तर में, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 है क्या, बिल्कुल है, 6 भी है क्या, 7 भी है और 8 भी। और अगर मैं इसका डैश निकालने का प्रयास करूंगा, डैश आपको अगर किसी भी समुच्चय का निकालना है तो U में से उस समुच्चय को घटाने का प्रयास करेंगे, माइनस करने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने U में से, U अपने पास 1 से 9 तक है, उसमें से मैंने ये घटा दिया तो पीछे केवल और केवल मेरे पास बचेगा 1। एकदम सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको यूं कहूं कि इसको लड़ना है, तो अगर मैं आपको A डैश का पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि U में से A को हटा दो, A डैश, U कितना है 1 से 9 तक, A कितना है, A अपने पास है 2 4 6 8, तो यहां से A डैश क्या बचेगा, 1 2 तो गया, 3 4 गया, 5 6 गया, 7 और 8 गया, पीछे क्या बचेगा 9 बचेगा। और अगर मैं आपको पूछूं बी डैश कितना होगा, बी डैश का मतलब होगा यहां से U में से B को हटा दो। डैश निकालने का तात्पर्य आप जानते हैं कि उसी समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो यहां से अगर मैं बी डैश निकालने का प्रयास करूंगा तो U का मतलब है 1 से 9, B का मतलब है 2 3 5 और 7 कम कर दो, 1 आएगा, 2 3 कम हो गए, 4 आएगा, 5 कम हो गया, 6 आएगा, 7 कम हो गया, 8 और 9 आएंगे, ये आने वाला है। ठीक है, और यहां जब आपने यूनियन किया था तो यूनियन में आप देख पा रहे हैं A यूनियन B कैसे आएगा, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद में 5 5 के बाद में 6 और फिर 7 और फिर कितना आ गया 8। ठीक है, घटाने का मतलब हो गया कि आपने 2 से 8 तक घटा दिया तो पीछे 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 9। थोड़ा ध्यान दें इसके अंदर, यहाँ क्या बचेगा 1 और ये। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं तो भी यही उत्तर आना चाहिए, 1 और 9 आना चाहिए, 1 और क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 1 और 9 कैसे लाएंगे, इसमें कॉमन देखो 1 है क्या, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, 8 इसमें नहीं, 9 दोनों के अंदर है, तो 1 और 9 आएगा नहीं आएगा, जो कॉमन होगा वही उत्तर आएगा नहीं आएगा। ये भी 1 और 9 बराबर, ये भी 1 और 9 के बराबर, तो आप ये कह सकते हो कि डी मॉर्गन का जो नियम है वो बिल्कुल सही है। ए यूनियन बी का होल डैश करने पर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश प्राप्त होगा। एक जो बच गया है वो आप अपने आप करने का प्रयास करें। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, ये आएगी। हम्म, ये आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, आप क्लास लाके में कॉल कर दीजिए मैंने एक बार। ठीक है सर। हाँ, इसको करने का प्रयत्न करें आप, इसको प्रयत्न करें करने का। थोड़ा ऐसा मन कम कर रहा है आज, क्योंकि थोड़ी नींद ज्यादा हुई है आज ना, एक्स्ट्रा नींद हो गई है। सोने के बाद जो आदमी की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो डाउन हो जाती है ना, उनको चार्ज करने के लिए कम से कम 3-4 चाय की आवश्यकता पड़ती है। चाय ज्यादा मिली नहीं है ना, थोड़ी बारिश वारिश आ गई थी, उस चक्कर में समय मिला नहीं है। तो थोड़ा आप प्रयत्न करें इस क्वेश्चनों को करने का, इसका प्रयत्न करें, बड़े आराम से कर सकते हैं। समूचे लगभग हम लोगों ने खत्म सा कर दिया है, ट्राई करें इसको। इंटरसेक्शन निकाल के उसका डैश निकालना है, तो आप ये जानते हो ना कि इंटरसेक्शन का डैश कैसे निकालोगे, यू में से इसी इंटरसेक्शन को माइनस कर लेना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और रही बात इनकी, तो ये तो मेरे निकाले में ए डैश और बी डैश, तो इनका क्या बना दो, यूनियन बना दो, दोनों बराबर आने चाहिए। 100% बात बराबर आएगी, क्योंकि डी मॉर्गन का जो नियम होता है वो यही कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी का होल डैश लगाओगे तो दोनों पर अलग अलग डैश सामने इंटरसेक्शन में जाएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लगाते हो तो दोनों पर अलग अलग डैश और सामने क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक, चलिए इनको देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, बिल्कुल वेन आरेख खींचना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वेन आरेख खींचो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का खींचो, मतलब इसका खींचो, बात एक ही। अब ये भी डी मॉर्गन नियम पढ़े थे, इन दोनों का सेम बनेगा। चाहे इसका खींच लो, चाहे ए डैश यूनियन बी डैश का खींच लो, एक ही बात है, क्योंकि ये रहा सेम ही बनेगा। याद करो ये डी मॉर्गन नियम है, डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन नियम था। डी मॉर्गन नियम के अनुसार ये जो फॉर्मेट होता है ये इसके बराबर होगा, ये फॉर्मेट इसके बराबर होगा, तो जी इनका किसी का ही खींच लो आप, एक ही बात है। लेकिन वेन आरेख बनेगा कैसे ये भी ध्यान रखना। वेन आरेख बनेगा कैसे ये भी ध्यान रखना। देखो एकदम सिंपल वेन आरेख बनता है, आपको मैंने बताया भी था ये वेन आरेख, याद अगर आपको हो तो थोड़ा बहुत। देखो अगर याद नहीं है तो एक बार और प्रयास कर लेंगे। ये अब इसके ऊपर एक आयत बनाना है ना अपनों को, ये बनाए थे अपन अगर आपको याद हो तो, ये आयत बना। ठीक, अब क्या करना है कि आपको ये पता है क्या कि ए यूनियन बी का वेन आरेख कौन सा होता है, आपको बनाना है ए यूनियन बी के डैश का, और यहां ऊपर ऐसे यू लिखते हैं, सब जानते हैं आप, ये सार्वत्रिक समुच्चय के लिए होता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं ना, तो ए यूनियन बी में किसको दर्शाया जाता है ये बताओ पहले तो। ए यूनियन बी में आप इस हिस्से को भरते हो, इस हिस्से को भरते हो, इस हिस्से को भरते हो, ये तो किसका हो गया, ए यूनियन बी का हो गया। लेकिन मेरे को तो ए यूनियन बी के डैश का चाहिए, तो इसको छोड़ के आपको डायल करना पड़ेगा ना। ए यूनियन बी के डैश का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब आयत में से ये तो हट गया, पीछे क्या बचेगा, इसको छोड़ के जो हिस्सा बचा है, इसको छोड़ के हिस्सा कौन सा बचा है, ये वाला।
आप समझ सकते हो, जो मैंने व्हाइट कर रखा है वो अपना उत्तर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो अंदर हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये तो ए यूनियन बी का है, मेरे को इसके डैश का चाहिए। डैश का मतलब ए यूनियन बी का नहीं होना। ए यूनियन बी कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। इन हिस्सों में ए यूनियन बी नहीं होता है। यानी आप यूं समझ लो, ये लो, ये जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आपको उत्तर नजर आ रहा है जिसमें मैंने डार्क कर रखा है, वही आपका उत्तर होगा कि नहीं होगा? अब ए यूनियन बी का उत्तर लिखो, चाहिए आप इसका उत्तर लिखो, बात एक ही है, क्योंकि डी मॉर्गन नियम के अनुसार ये भी तो सेम ही बनेगा। डी मॉर्गन नियम क्या कहता है? अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ अलग अलग डैश और इंटरसेक्शन चल जाएगा, यानी पहले और दूसरे का वेन आरे तो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप ये बताओ इसका वेन आरे कैसे बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी के डैश का, होल डैश का, और यहाँ यूनियन भी आ सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनाएंगे? देखो फिर से अपन को सर्कल लेने पड़ेंगे। एक इसमें आयत ले लेते हैं, ये आयत हो जाएगा, और ऊपर इसमें यहां पर यू लिख, आपको बताना है किसका है वेन डायग्राम? ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, जो कि बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। एक ही बात, दोनों का सेम ही बनेगा। आप पहले इस बात का प्रयत्न करें कि अगर मैं आपको यूं बोलूं, अगर मैं आपको यूं बोलूं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये होगा क्या? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का ये हो गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी का ये है, आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, यानी यू में से इसको हटा दो, पीछे क्या बचेगा? पीछे इसको छोड़ के सारा बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, केवल और केवल ये वाली जगह खाली रहने वाली है। ये जगह क्यों खाली रह रही है? कि जो आपको खाली जगह नजर आ रही है ना, वो किसकी है? ए इंटरसेक्शन बी की। तो आप यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाओगे तभी डी आएगा। तो ये डैश कैसे निकालते हैं, आप एक बार समझने का प्रयत्न करें। आपको मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे हुआ, कि पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा लें, ए इंटरसेक्शन बी को हटाने के बाद इसको हटा दें, तो यू में से ये तो हट गया, बाकी जो बचेगा वही उत्तर होगा। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो कि पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में से यू में से आप ए यूनियन बी को हटा दीजिए, ए यूनियन बी का मतलब इसको हटा दो, ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ये उत्तर होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर तो येलो वाला उत्तर होगा, और इसके अंदर ये वाला येलो जो है वो उत्तर होगा, केवल इसको छोड़ दो पार्ट को, इस पार्ट को छोड़ के जो भी अपने बच रहा है वो अपना उत्तर होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर रही होगी ये बात मेरी, किसी प्रकार की इसमें आपकी समस्याएं नहीं होगी। हाँ, और ये दोनों सेम ही होते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों का एक ही बनता है। तो अपने पास में जो 4 क्वेश्चन थे, उन 4 में 2 ही वेन डायग्राम बनेंगे, क्योंकि डी मॉर्गन नियम अनुसार ये दोनों बराबर है और डी मॉर्गन के नियम अनुसार ये दोनों बराबर है। क्या इसमें कोई समस्या? चलिए अगला कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में, कोई प्लेन समतल दे रखा है, स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। वो कह रहा है तो यू है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कम से कम ए कोण 60 है, ए वो है जिसमें कम से कम ए कोण कितना है? 60, कम से कम ए कोण 60, कम से कम एक है तो ज्यादा से ज्यादा 2 और उससे ज्यादा 3, कम से कम एक कोण क्या है? 60। 60 है या 60 से भिन्न है? 60 से भिन्न है, सॉरी माफ कीजिए, 60 से भिन्न है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 2 60 है तो इसका तीसरा कोण 60 नहीं है, या एक कोण 60 है तो दूसरा तीसरा 60 नहीं है, इस टाइप का मैटर है।
अगर आप u में से a को घटाते हैं, u में से a को माइनस करते हैं, तो आपके पास में a डैश मिलेगा। अब a डैश क्या आएगा वो बता दो। a डैश आपको प्राप्त करना है u में से a को घटा दो। अब आपने उन सभी गुणों को माइनस कर दिया है जिनका a कोण 60 से भिन्न है, तो आपके पास वही तो बचेंगे जिनका प्रत्येक कोण 60 होगा। भाई a कोण 60 से भिन्न है, या तो दोनों कोण 60 से भिन्न, या एक कोण, कम से कम एक, तो अधिकतम दोनों, अधिकतम तीनों भी हो सकते हैं। वो कह रहा है कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। 60 से भिन्न मतलब 60 के अलावा है, तो दोनों कोण भी 60 के अलावा हो सकते हैं। कम से कम नाम लिया, वर्ड यूज में लिया है, तो कम से कम का मतलब है एक कोण, अधिकतम दोनों या तीनों कोण भी ऐसे हो सकते हैं 60 से भिन्न है। मान लो एक कोण भी हो सकता है, दोनों कोण भी हो सकते हैं, या तीनों कोण ऐसे हैं तो 60 से क्या दे रखे हैं आपको, भिन्न दे रखे हैं। तो अब आप इसके अंदर ये बताइए u में से a जाने के बाद बचेगा क्या? पीछे वही तो बचेगा जिसके तीनों कोण 60 हो, और तीनों कोण 60 किसके होते हैं? समबाहु त्रिभुज। किसके होते हैं? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आपका पीछे बचेगा। मैं समबाहु त्रिभुजों को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने सार्वत्रिक समुच्चय जो त्रिभुजों का समुच्चय है उसमें से किसको हटा दिया है? आपने वो कोण हटा दिए जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न होना मतलब 60 डिग्री के अलावा कोई ना कोई है। तो अगर 60 डिग्री के अलावा वाले सारे हटा दिए तो 60 डिग्री वाले तो बचेंगे पीछे, और 60 डिग्री वालों को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। देख लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत है तो इसमें और इसको लाइन को पढ़ने का प्रयास करें। 60 डिग्री से भिन्न दे रखी यहाँ पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये शायद मैंने पहले भी आपको करवा दिया है क्वेश्चन, कोई तकलीफ वाली कहानी नहीं है। अगर मैंने a का यूनियन करवा दिया एक डैश के साथ में, तो क्या बनेगा? वापस क्या बनेगा? u बनेगा। क्या बनेगा? ये बात समझ सकते हैं आप? a और a डैश को दोनों को मिला देंगे, यूनियन करवा देंगे, तो 100% बात है क्या बनेगा? u बनेगा। a नहीं और a मिलकर क्या बनाते हैं? u बनाते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है फाई का डैश इंटरसेक्शन करना a डैश के साथ। पहले तो फाई डैश क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय में से फाई को माइनस कर लिया जाए, तो फाई डैश बराबर किसके होगा? u के बराबर होगा। तो फाई का डैश है यहाँ पर u का इंटरसेक्शन अगर आप a के साथ करते हैं तो 100% बात है u तो बड़ा समुच्चय a ही आएगा वापस कॉमन। तो इसका जवाब क्या देना आपको? a देना। समझो बात? a क्यों आएगा? a इसलिए आएगा कि अगर आप इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, अगर यूनियन होता तो u आता उत्तर। क्या आता? u आता। लेकिन अगर u है सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें 1 से 10 है, a में 1 2 3 है, इंटरसेक्शन करने पर a ही तो मिलने वाला है अपन को वापस। ये मैंने वहां पर भी आपको लिखवाए थे अलग जो फैक्ट थे, उसके अंदर सेम आ गया क्या वापस? तीसरा नहीं, वहां यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन। आपको बताना है a का इंटरसेक्शन a डैश के साथ करने से क्या होगा? a है, a नहीं है, तो बीच में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्या आएगा? फाई। इसके अंदर क्या भरा जाएगा? फाई क्यों भरेंगे समझ गए आप? a और a डैश में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। a नहीं, क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर कॉमन नहीं है क्या जवाब होगा इसका? चलिए u डैश इंटरसेक्शन a। पहले तो आप ये बताइए u डैश क्या होता है? u डैश का मतलब है u में से u को माइनस करना, और u में से u को माइनस करने का तात्पर्य क्या आएगा? फाई आएगा। तो अगर मैं फाई का इंटरसेक्शन लगाता हूं a के साथ में, तो मेरा जवाब भी क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा मतलब इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा? फाई भरा जाएगा। ये आपके 1.5 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है समुच्चय आपका एकदम क्लियर रहा होगा। केवल एक एक्सरसाइज नहीं है सिलेबस के हिसाब से, बाकी आपकी विध जो प्रश्नावली कहते हैं उसके अंदर थोड़े क्वेश्चन मिक्सअप आएंगे, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा विध प्रश्नावली के अंदर। एक बार आप 1.5 तक एकदम क्लियर कर लीजिए, आगे वाली क्लास में हम लोग विध जो प्रश्नावली अपने रहने वाली है उसको क्लियर करने वाले हैं, और बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं विध प्रश्नावली। ज्यादा उसके अंदर भी क्वेश्चन नहीं दे रहे, कैसे 10-12 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल लेके हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन समझने का प्रयत्न ज्यादा करना है विध में। आपको विध में थोड़ा जो क्वेश्चनों का लेवल होता है वो थोड़ा लेवल अप हो जाता है बजाय एक्सरसाइज के। आपने 1.1 में देखा एकदम डाउन लेवल आ रहा है, 1.2 में भी डाउन लेवल आ रहा है। कुछ एडिशनल बुक्स आप साथ में रखिए और उनके क्वेश्चन निकालने का प्रयत्न करें,
जिससे क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट होंगे वो ज्यादा क्लियर होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप एक बार इस सेट को कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो विद प्रश्नावली है उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं प्राप्त हो।